हेलो, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए बेटा, जब हमने पिछली जो क्लास है उसमें मुगल काल के बारे में पढ़ा कि हुमायूँ का पूरा जीवन ही संघर्ष में गया, क्योंकि उसके जो पिता थे बाबर, वो 4 वर्ष तक उन्होंने शासन ज़रूर किया, लेकिन 4 वर्षों में 4 युद्ध भी लड़े, तो जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो सही ढंग से नहीं सँभाल पाए। तो उसका जो उसके बाद हुमायूँ को संघर्ष करना पड़ा अपने भाइयों से भी, और उस समय के जितने भी और जो छोटे-मोटे शासक थे उनसे, और सबसे अधिक जो उनका संघर्ष हुआ वो शेरशाह सूरी का के साथ हुआ, जिसके कारण उसको कुछ समय के लिए भारत छोड़कर जाना भी पड़ा। ठीक है? तो इसी में देखिए कि जब वो 1555 में वापस जब आता है, तो उसके बाद वो अपना शासन भी स्थापित करता है फिर से। लेकिन 1 वर्ष पश्चात ही 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। तो जब हुमायूँ की मृत्यु होती है, तो शासन किसको दिया जाए? ऐसे समय में जो अन्य जो शासक थे, जो छोटे थे, जो घात लगा के बैठे थे, जैसे कि जो सूर साम्राज्य था, शेरशाह सूरी का जो पोता था, आदिल शाह सूरी या इस्लाम शाह सूरी, ये भी इसी चक्कर में ही थे कि किस प्रकार से दिल्ली की गद्दी पर बैठा जाए। तो जब ये हुमायूँ की मृत्यु होती है, तो उस समय में आदिल शाह अपने प्रधानमंत्री उस समय कौन होता है उसका? हेमू होता है, ठीक है? तो ये जो हेमू है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है वैसे तो। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो अंतिम हिंदू शासक भी कह सकते हैं इसको, ठीक है? अंतिम हिंदू शासक, एक ऐसा व्यक्ति जिसने विक्रमादित्य की उपाधि भी ली, ठीक है? अपने नाम से सिक्के भी चलवा दिए इसने कुछ ही समय में। तो ये जो व्यक्ति था हेमू, ये किसका प्रधानमंत्री और सेनापति था, सैन्य व्यवस्था को भी संभालता था? आदिल शाह। आदिल शाह। अब ये आदिल शाह कौन था? ये शेरशाह सूरी का वंशज था, ठीक है? किसका? शेरशाह सूरी का वंशज था, ठीक है बेटा? तो ये जो हेमू है, ये क्या करता है? हेमू मौका देखकर दिल्ली का जो आदिल शाह के कहने पर कि भाई अब ये मौका है, हुमायूं की मृत्यु हो गई है, शासन व्यवस्था सही है नहीं, और अकबर जो है वो अभी छोटा है, ठीक है? तो ऐसा कीजिए कि वहां दिल्ली का जो शासन है उस पर अपना कब्जा जमाइए। तो हेमू गया तो था प्रधानमंत्री और या सैन्य अधिकारी के रूप में, लेकिन जब उसने देखा कि भाई ये भी मतलब अपने अंदर उसके खुद के अंदर इतनी योग्यता उसने देखी, तो उसको समझ में आ गया कि ये राज्य तू भी संभाल सकता है। तो उसने क्या किया? स्वयं को आजाद कर दिया। किससे? आदिल शाह से। और स्वयं क्या बन गया? दिल्ली का सम्राट, दिल्ली का राजा बन गया, दिल्ली का शासक बन गया। अब ये जो हेमू है, ये है कहाँ का? ये बेटा रेवाड़ी के कुतुबपुर का है, रेवाड़ी के कुतुबपुर का। बहुत गरीब परिवार से था, ठीक है? लेकिन मेहनती बहुत था, और उसकी मेहनत और संघर्ष के कारण ही वो इस पद पर पहुंच गया कि उसने जो सूरी वंश है उसके जो आदिल शाह है उसका विश्वास प्राप्त किया और दिल्ली की गद्दी तक जा पहुंचा, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, जब अकबर को पता चलता है, अकबर का संरक्षक कौन था? कौन था इसका संरक्षक? बैरम खान। अब क्योंकि अकबर कितने वर्ष का था उस समय में? 13-14 साल का ही था, ठीक है? तो बैरम खान को जब पता चलता है कि भाई हुमायूं की मृत्यु हो गई है, कब हुई थी हुमायूं की मृत्यु? 1556 के आसपास, ठीक है? तो जब पता चलता है कि बैरम खान को कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो वो क्या करता है? जहां रह रहा था अकबर, कलानौर में, वहां पर ईंटों का चबूतरा बनाता है, ठीक है? ईंटों का एक चबूतरा बना देता है, और उस चबूतरे पर ही इसको अकबर को क्या करता है?
वहां मुगल का सम्राट घोषित कर देता है, मुगल शासक या फिर राज्य अभिषेक कर देता है अकबर का। कौन? बैरम खां। बैरम खां कौन था? इसका संरक्षक था। ठीक है, तो जब ये शासक राज्याभिषेक हो जाता है तो अकबर, बैरम खां अकबर के उसमें क्या करता है? युद्ध करता है। किसके साथ? हेमू के साथ। ठीक है, हेमू के साथ जब युद्ध होता है, इसमें हार किसकी हो जाती है? हेमू की। हेमू की हार होती नहीं वैसे, लेकिन उसके जो पहले, एक तो मैं बता दूं आपको, इसका एक हाथी था, उसका नाम क्या था? हवाई। ठीक है, तो ये हाथी पे बैठ के जब युद्ध कर रहा था तो एक जो तीर है वो हेमू की आंख में लग जाता है, और आंख में लगने के कारण हेमू जब घायल हो जाता है, घायल होकर जब वो नीचे गिरता है तो उसकी सेना हताश हो जाती है, और उस सेना में क्या हो जाती है? भगदड़ मच जाती है। और जब उन्हें पता चलता है कि भाई हेमू जो है वो गिर गया है, सेना जब भागने लगती है, तो अकबर के जो सैनिक हैं वो इसको ले जाते हैं पकड़कर, और बैरम खां द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, हेमू की। ठीक है बेटा। अब शासक दिल्ली का कौन था? अकबर था। ठीक है, ये जो हेमू की और बैरम खां की लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, ये पानीपत के दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। पहला कब हुआ था? 1526 में। ठीक है, हो गया। अब आगे देखो, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो किस किस के मध्य होता है? हेमू और अकबर की सेना के मध्य। तो अकबर की सेना का मुखिया कौन था? बैरम खान था। ठीक है बेटा, तो उसके संरक्षण में ये होता है। अकबर जब शासक बनता है तो 14 वर्ष की आयु के पश्चात ही, यानी राज्याभिषेक होने के बाद ही वो अपने अभियान शुरू कर देता है। अच्छा, अकबर में बहुत योग्यता थी, ये बहुत ही सुदृढ़ विचारों वाला व्यक्ति था, और सुशासक भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने बहुत सुधार भी करवाए। तो ये अकबर जो है, इसका जब राज्याभिषेक के बाद इसने गुजरात को, मालवा को, ठीक है, चित्तौड़, मेवाड़, हालांकि मेवाड़ को ये जीत नहीं पाया था। ठीक है, अंत तक इसमें संघर्ष होता रहा है। ठीक है, तो ये धीरे 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 करके पूरा जो क्षेत्र है उस पर अपना अधिकार बना लेता है, उसको अपने अधीन कर लेता है। ठीक है, जो राजा अधीनता स्वीकार कर लेता है उसके साथ मित्रत्व व्यवहार होता है, और जो राज्य अधीनता स्वीकार नहीं करता है उसके साथ युद्ध भी होता है। जैसे कि मेवाड़ का युद्ध, मेवाड़ में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ठीक है, और इसमें ये एक, यहाँ पर थानेसर का युद्ध भी हुआ था बेटा। थानेसर का युद्ध ये हुआ था अकबर और राजपूतों के मध्य। अकबर और राजपूतों के मध्य। ठीक है, बाकी इसने अभियान चलाए थे कि भाई किसी भी क्षेत्र पर जाकर के भी या तो अधीनता स्वीकार करो, अधीनता स्वीकार नहीं करोगे तो फिर युद्ध होगा। तो अधिकतर जो शासक थे उन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अच्छा, एक बात और है कि ये एक ऐसा व्यक्ति जो कि दक्षिण भारत पर, इसने दक्षिण भारत तक अपनी पहुंच बनाई थी। इससे पहले कोई भी शासक वहां तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन अकबर जो था वो दक्षिण भारत तक भी अपना साम्राज्य उसने फैला लिया था। ठीक है, जिसमें गोलकुंडा क्षेत्र भी आता है। ठीक है, अब देखिए इसको कि अकबर ने जब पूरा साम्राज्य अपने अधीन किया, उसके बाद इसने जो उस दौरान सैन्य व्यवस्था भी बहुत अच्छे से संभाली। इसने क्या किया कि हरियाणा क्षेत्र को 5 सरकारों में विभक्त किया। पहले 4 सरकारें थी ना, 5 सरकारों में विभक्त किया। अब वो 5 सरकारें देखो,
हिसार सरकार, रेवाड़ी सरकार, ये अकॉर्डिंग टू यूजीसी की जो बुक है, नेट पे भी पड़ी हुई है बेटा, उसमें देख लेना, ठीक है। तो वो पूरी पीडीएफ है उसमें। दिल्ली सरकार, रेवाड़ी सरकार, इसको सरकार ए हिसार फिरोजा भी कहते हैं, ऐसे ही सरकार ए रेवाड़ी, ठीक है। और जैसे कि दिल्ली सरकार या सरकार ए दिल्ली, ठीक है। और मेवात सरकार, सरकार ए मेवाती, ठीक है। इस तरीके से जैसे एक था सरकार ए हिंद, ठीक है। सरकारें दिल्ली, रेवाड़ी, हिसार फिरोजा, बेवाती, सरकारें हिंद, और नारनौल का जो क्षेत्र था वो भी इसमें सरकार में ही डिवाइड किया हुआ था। तो कई जगह पर 5 सरकारें बता रखी हैं, कई जगह 6 बता रखी हैं। तो उस छठे में बेटा नारनौल भी दिखा रखा है, ठीक है। तो मुख्य रूप से 5 सरकारों में ये विभाजित था। इसके बाद इसकी अगर हम सैन्य व्यवस्था की या विभागों की बात करें तो ये प्रांतीय शासन, ठीक है। और आपका ये प्रांतीय शासन के अलावा परगना, और ये सरकारों में विभक्त था पूरा जो क्षेत्र था, ठीक है। सरकार, प्रांतीय शासन और परगना, और चौथे क्रम पर क्या आता है, ग्रामीण क्षेत्र आता है, ग्राम व्यवस्था, ठीक है। इस तरीके से ये विभाजित थे, ठीक है। अगला इसमें देखो, प्रांतीय व्यवस्था और इन सभी को जो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, अलग अलग अधिकार दिए गए, वो किस प्रकार से दिए गए देखिए। जैसे इनको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया। प्रांतीय व्यवस्था, जो प्रांतीय शासन था उसका मुखिया, प्रांतीय शासन की व्यवस्था उसके अंतर्गत देखिए सूबेदार, दीवान, बख्शी, काजी, ठीक है, वाकिया नवीस और कोतवाल, ये इस प्रकार से ये इनके विभाग बांट रखे थे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें सूबेदार की, तो उसको सिपह सालार या नाजिम भी कहा जाता था। कार्य यदि हम देखें तो सूबेदार का कार्य क्या था, सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना, ठीक है। एक तो सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना, और जो भूमि कर है उसको भी इसके द्वारा एकत्रित किया जाता था, भूमि कर को, ठीक है। तो इस प्रकार के इनके काम थे। दीवान क्या होता था कि दीवान वित्त विभाग का मुख्य अधिकारी, ठीक है। वित्त विभाग मतलब जो धन से, वित्त से संबंधित जितने भी जो कार्य थे वो किसके अंडर आते थे, दीवान के अंतर्गत। इसी तरह से था ये बख्शी जो था, इसका कार्य
जो सैनिकों की भर्ती करता था, घोड़ों की खरीद फरोख्त करता था, सैनिकों की भर्ती करना, घोड़ों की खरीद फरोख्त करना। तो इस तरीके के जो सेना की जो सुरक्षा से संबंधित जितने भी कार्य थे उसका कार्य कौन करता था? बख्शी करता था। जैसे गुप्तचर विभाग का काम हो, उसके मुखिया के रूप में हो, तो ये सब कौन करता था? बख्शी। गुप्तचर विभाग को भी यही संभालता था। काजी, काजी क्या होता था? जो धर्म से संबंधित जो मामले थे, धर्म से संबंधित इन मामलों को देखता था। वाकिया नवीस कि जब जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में क्या क्या घटनाएं हुई, ठीक है, किसने क्या कहा, कि कैसी विचारधारा चल रही है, ये सारी बातें वो राजा तक गुप्त सूचना के रूप में पहुंचाता था, यानी कि राज्य की घटनाओं को वो आगे बताता था। अगला है कोतवाल। कोतवाल कौन होता था? प्रांत और नगर का मुखिया या देख रेख करने वाला उसे हम कह सकते हैं। और वाकिया नवीस कौन था? कि जो क्षेत्र की या सैनिकों की, कि भाई गांव में, प्रांत में जो है क्या घटनाएं घट रही हैं, सैनिकों की क्या विचारधारा चल रही है, सैनिकों का की कार्य प्रणाली किस प्रकार से है, वो सही है या नहीं है, इस प्रकार की सारी गुप्त सूचना वो राजा को देता था। ठीक है, शासक जो बड़े अधिकारी थे उन तक पहुंचाता था। तो ये तो थी प्रांतीय शासन की व्यवस्था। अगला जो आपका आता है वो है आपका सरकारों से संबंधित। तो इसमें देखिए प्रत्येक जो प्रांत थे वो सरकारों में विभक्त थे। अगर उनकी हम बात करें तो उसमें आता है प्रांत किसमें? सरकारों में विभक्त थे। ठीक है, उसमें आता है फौजदार, ठीक है, आमिल गुजार, आमिल गुजार, ठीक है, वितकची, वितकची, ये ऐसे नाम आते हैं आपके कंपटीशन में कि ये वितकची जो है ये मुगल साम्राज्य के किस पद पर था या फिर इसका कार्य क्या था। ऐसे क्वेश्चंस आपके कंपटीशन बेस्ड है वैसा बेटा, ये इस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें वितकची के बाद खजानेदार या पोतदार, खजानेदार या इसको कहते हैं पोतदार। ठीक है, ये हो गया। इसमें देखो ये जो फौजदार होता है, फौजदार का कार्य क्या होगा कि सम्राट ने जो भी आदेश दिए हैं, राजा ने या शासक ने जो भी आदेश दिए हैं उनको लागू करवाना, के आदेशों को लागू करवाना। ठीक है, ये एक फौजदार का काम होता था। इसके अलावा व्यवस्था को बनाए रखना भी इसका एक कार्य था। आमिल गुजार जो है वो वित्त विभाग का अधिकारी होता था। वित्त विभाग का अधिकारी। वितक्ची क्या होता था कि जो भूमि की जो नापतोल है, नापना है उसको, और उसका जो उपज पर जो कर एकत्रित करना है, ये सारे कार्य ये करता था। भूमि की पैमाइश कह सकते हैं और उसकी उपज पर जो कर लगता था, उस कर से संबंधित जो कार्य थे वो कौन करता था? ये वितक्ची करता था। ठीक है, भूमि तथा उपज संबंधी रिकॉर्ड तैयार करता था। भूमि कर देने वाले किसानों को भी ये रसीद भी देता था। ठीक है, खजानेदार और पोतदार, इसका क्या कार्य होता था? खजानेदार मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो भूमि कर देते थे किसान, किसानों द्वारा दिए गए भूमि कर को
खजानों में जमा करना। ठीक है, किसानों द्वारा जो भी भूमि कर दिया जाता था या जो और कर लगते थे अलग से, उन सभी को क्या करता था, ये खजानेदार खजाने में जमा कराता था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनके कार्य हैं। आगे ये जो प्रांत सरकारों में और फिर ये सरकारें किस में बट गई, परगने में। तो एक बार परगना और देख लेते हैं। ठीक है, तो परगने में देखो बेटा, परगने की अगर हम बात करें, पहले क्या था, प्रांत हो गया, सरकारें, ठीक है, और इसके बाद क्या आता है, ये परगना, परगना। ठीक है, तो परगने के अंतर्गत देखिए होता था शिकदार, शिकदार, आमिल, कारकून, ये एक पर पहले भी आया हुआ है आपके एग्जाम में, कारकून, और ग्राम प्रबंध, ग्राम प्रबंधक या प्रबंध। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है शिकदार। शिकदार का कार्य क्या होता था कि परगने में राजस्व विभाग का मुखिया होता था ये शिकदार। परगने में राजस्व विभाग का मुखिया, इसको वसूली करने का भी अधिकार था। राजस्व विभाग का मुखिया। ठीक है, अब अगर हम देखें आमिल, आमिल जो है परगने के, ये आमिल जो होता था ना बेटा, ये था राजस्व विभाग का मुखिया, राजस्व विभाग का मुखिया। ठीक है, शिकदार का काम क्या होता था, कोई विद्रोह हो गया तो इस विद्रोह को दबा दिया जाए। ठीक है, विद्रोह को दबाना, शांति व्यवस्था कायम रखना। ठीक है, और इसके अलावा जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये होता था। ठीक है, आमिल का कार्य क्या होता था कि परगने के राजस्व विभाग का मुखिया, राजस्व विभाग का मुखिया वसूली करता था, ये वसूली करना और राजस्व निर्धारण करना इसका मुख्य कार्य था। इसके बाद आता है आपका कारकून। कारकून एक पटवारी की तरह होता था। राजस्व विभाग का जो मुखिया होता था ये कर निर्धारित भी करता था। ठीक है, कर निर्धारण और कर को एकत्र करना, दोनों ही कार्य इसके थे। किसके, आमिल के। कारकून एक पटवारी की तरह होता था। अब पटवारी का कार्य क्या था कि भूमि की पैमाइश करना, पैमाइश और इसके रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, ये इस कारकून का कार्य होता था। इसके अलावा एक से अधिक, एक परगने में एक से अधिक कारकून या कानूनगो हो सकते थे। ठीक है, एक से अधिक कारकून या कानूनगो हो सकते थे, इन्हें पटवारी भी कहते हैं कारकून को। ठीक है, और अगला जो आता है आपका वो है भूमि, ये ग्राम प्रधान से संबंधित ग्राम प्रबंध। ये ग्राम प्रबंध का पूरा कार्य कौन करता था, मुकद्दम करता था। जैसे आज के समय में सरपंच होता है ना, उस समय में ऐसे ही कौन होता था, मुकद्दम, मुकद्दम। ठीक है, ये पूरा गांव की जो सुरक्षा से लेकर कर इकट्ठा करने तक जितने भी कार्य थे वो यही करता था। छोटे मोटे वाद विवाद भी ये सुलझाता था। ठीक है, जो छोटे मोटे झगड़ों का निपटान भी करता था। इसमें देखिए बेटा, एक तो मैंने आपको ये जो अकबर का पूरा नाम है ये मैंने आपको बताया नहीं यहाँ पर। अकबर का जो पूरा नाम है वो है अबू अल फतह जलाल अल्लुद्दीन मोहम्मद अकबर।
ये पूरा नाम आ जाता है कई बार, अबू अल फतेह जलाल अल दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये तो वैसे ही नाम नॉर्मली सबको पता है, तो ये लेकिन पूरा नाम क्या है, अबू अल फतेह जलाल अल दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया। अब आगे देखिए कि इसने जो है कार्य, क्या क्या कार्य करवाए। इसके कार्यों में है, उस समय में बहुत सी जो बुरी प्रथाएं थी वो बहुत फैल रही थी, उसी के अंतर्गत देखिए सबसे पहले अगर हम देखें हरियाणा की दृष्टि से कि हरियाणा में इसने क्या काम किया, तो हरियाणा क्या, इसने सभी क्षेत्रों पर भूमि पैमाइश का काम किया। इसके लिए इसने एक तो जब्ती प्रणाली, ठीक है, और इस जब्ती प्रणाली को ही नाम दिया गया है, जब्ती प्रणाली को दहशाला बंदोबस्त। ठीक है, दहशाला बंदोबस्त। ठीक है, दोनों ही अगर हम देखें तो दोनों समान है। ठीक है, कि भाई जब्ती प्रणाली के अंतर्गत भूमि को की पैमाइश कर दी गई, और इन दोनों प्रणालियों के अंतर्गत ये एक नियम निकाला गया कि 10 वर्षों तक की फसल का औसत निकालकर उसका 1/3 यानी 1/3 भाग जो है वो कर के रूप में लिया जाएगा। ऐसा है ये जब्ती प्रणाली या दहसाला बंदोबस्त से संबंधित जो टैक्स है वो कितना लिया जाएगा, 1/3, 1/3। ठीक है, इस तरह की थी ये प्रणाली। ठीक है, अगला इसमें ये देखो कि ये मैं सन आपको भी बता दूंगी कि कब कब से ये शुरू हुए हैं। ठीक है, इसमें देखिए यदि हम हरियाणा की बात करें तो क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान जो क्षेत्र हमेशा से ही रहा है, इसमें अनेक जो इतिहासकार हुए, जैसे कि जिसमें अबुल फजल की आईने अकबरी में भी जिक्र है इसका। इसके अलावा और जो लेखक हैं सरफरुद्दीन के जफरनामा में, उसके अनुसार पानीपत के में उत्तम किस्म के गेहूं के होने का प्रमाण भी वहां पर मिलता है। इसके अलावा जो इब्न बतूता है उन्होंने भी अपने यात्रा विवरण में इस क्षेत्र की फसलों का जिक्र किया है, और आईने अकबरी में रबी की फसल जो है वो उसकी 16 किस्में बताई हैं, और खरीफ की फसल के लिए 25 फसलों का उसने जिक्र किया है। ये सारी चीजें आपकी जो एमडी के वो है साइट पे, या जो एक हरियाणा सामान्य ज्ञान के अंतर्गत एक सेट मिलता है बेटा, उसके अंदर है, उस पीडीएफ में आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, ये जो जब्ती प्रणाली थी इसके अंतर्गत भूमि को जो है एक तरह से इसने अकबर ने भूमि के जो व्यवस्था कराई कि भाई पहले आप इसको चेक करो कि कितनी भूमि उपजाऊ भूमि में आती है, कितनी भूमि ऐसी है जिसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, कितनी भूमि ऐसी है जिसे थोड़े ज्यादा समय के लिए छोड़ दिया जाता है, या बंजर भूमि के बारे में आप सारी आप बताइए। तो यहाँ पर देखिए भूमि का जब ये सब संरक्षण होने लगा, या भूमि के बारे में जब ये कहा गया कि भूमि को आप इस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटो, तो भूमि को कितने भागों में बांटा गया बेटा, 4 भागों में बांटा गया था। ये 4 भूमि को जिन भागों में बांटा गया ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। कौन कौन सी थी, एक तो थी पराली, पोलज, परोती, छच्छर और बंजर। पोलज, परौती,
ये है परौती, छच्छर, और बंजर। तो जाहिर सी बात है, बंजर का तो पता ही होगा कि ऐसी भूमि हो जाती है जिसको ज्यादा ही समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो पोलस भूमि जो थी वो क्या थी, वो सबसे अधिक उपजाऊ थी और हर वर्ष या वर्ष में 2 बार उसमें खेती हो सकती थी। वर्ष में 2 बार फसल लेते हैं ना हम भी, तो इसलिए इस तरीके से 12 महीने इसमें खेती होती थी। हम 2 ही बार नहीं लेते हैं, जैसे 2 बार तो वैसी फसल ले ली, फिर सब्जियां भी उसमें उगा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी भूमि जो 12 महीने के लिए उपजाऊ बनी रहे, ऐसी भूमि को हम क्या कहते हैं, पोलस भूमि। पोलस भूमि मतलब जो अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, जिसमें 12 महीने कुछ ना कुछ आप फसल उसमें से लेते रहते हैं। ठीक है, अधिक उपजाऊ, अधिक उपजाऊ। ठीक है, परौती भूमि क्या हो गई कि जिसको कुछ एक फसल ले ली, फिर कुछ समय के लिए उसको खाली छोड़ दिया जाता है। जैसे कि सरसों की फसल उगानी है तो खाली उस जगह को कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, परौती, जिसे 6 महीने के लिए खाली छोड़ा जाता है। छच्छर कौन सी हो गई, छच्छर को कई सालों तक यानी 3-4 साल तक छच्छर को खाली छोड़ा जाता है उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, कई सालों तक। ठीक है, आगे आती है बंजर। बंजर भूमि जो है वो ऐसी भूमि होती है जिसको, इसे तो कई सालों तक, इसी प्रकार से इसे भी काफी लंबे समय तक खाली छोड़ा जाता है। ठीक है, वो बंजर भूमि होती है। 5 या इससे अधिक समय तक बिना काश्त किए उसको छोड़ दिया जाता है। वो कौन सी भूमि हो गई, बंजर भूमि हो गई। ठीक है, ये जो आपके पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, पोलस भूमि, परौती, छच्छर या बंजर, इस भूमि के बारे में बताओ। ठीक है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान देने हैं। अगला देखिए, आगे हम देखते हैं कि इसने कोई जो मुगल काल में कौन कौन सी नहरों का निर्माण कराया था या नहीं। ठीक है, तो मुगल काल में यदि नहरों की बात हम करें तो केवल शाहजहां ने, जो मोहम्मद तुगलक ने जो नहरें बनवाई थी 4-5, उनका पुनः निर्माण किया। किसके द्वारा, शाहजहां द्वारा। शाहजहां ने उन नहरों को पुनः जीवित कर किया। इसके अलावा उसने शाहजहां जो दिल्ली के पास जगह है वहां से एक नहर भी निकलवाई थी बेटा। ठीक है, ये है जगह शाहजहांबाद दिल्ली के पास। इस नहर का जो नाम है वो नहरे बरिश्त रखा गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, शाहजहां ने ही नहरों से संबंधित जो कार्य था वो कराया था। इसके बाद आता है दूसरा आपका अकबर जो है, इसने कब कब कौन कौन से कार्य किए, इनसे संबंधित जो कुछ एक टॉपिक है आपके, देखिए वो मैं आपको बता देती हूं। ये देखिए, अकबर ने जो कार्य किए उनमें है 1542 में तो जन्म ही हुआ था। 1556 में क्या हुआ, राज्याभिषेक भी हो गया इसका, राज्याभिषेक। ठीक है, और राज्याभिषेक के बाद इसका जो संरक्षण था वो किसके पास था, बैरम खां के पास। तो बैरम खां जो था इसके जीवन में या तो फिर इसकी जो राज्य था उसमें इंटरफेयर ज्यादा कर रहा था,
जो कि इसको कई ऐसे फैसले थे जिनमें बैरम खां अपने मन की करता था। तो इसने क्या किया, 1560 में बैरम खां को निकाल दिया कि आप ऐसे कीजिए, आप हज पर चले जाइए, ठीक है। तो इनकी जो बेगम थी, इनकी जो पत्नी थी सलीमा बेगम, उसके साथ इसने अकबर ने विवाह कर लिया, ठीक है। उसके एक बेटा था जिसका नाम था अब्दुल रहीम। नाम आपने भी सुना होगा, रहीम के दोहे पढ़े हैं ना, वो यही अब्दुल रहीम है, जो कि अकबर के शासन काल में इसने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, जिसके कारण इसको किसकी उपाधि मिली थी अकबर द्वारा, खाने खाना की उपाधि, खाने खाना की उपाधि, ठीक है। इसके अलावा ये अकबर के नवरत्नों में से एक था, अकबर के नवरत्नों में से एक, ठीक है। कौन, अब्दुल रहीम खाने खाना। इसके अलावा जो इसके नवरत्न में 9 थे, एक तो बीरबल था, बीरबल मूल नाम उसका क्या था, महेश दास, ठीक है। इसने जो दीन इलाही कबूल की, ये मुस्लिम बन गया, ठीक है। अगला है तानसेन। तानसेन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है राम तनु पांडे। इसका मूल नाम क्या है बेटा, राम तनु पांडे, जो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तानसेन के नाम से। ये संगीतकार था, ठीक है। बीरबल एक बहुत ही चतुर और समझदार व्यक्ति था, अकबर के नवरत्नों में से। अगला जो नाम आता है वो है, ये है भगवान दास का पुत्र राजा मान सिंह, ठीक है। अगले नवरत्नों में से कौन है, राजा मान सिंह, ठीक है। आपने जोधाबाई के बारे में तो सुना ही होगा ना, तो ये जो जोधाबाई थी उन्हीं का भतीजा है ये राजा मान सिंह, ठीक है। इसके बाद है टोडरमल। टोडरमल, टोडरमल जप्ती प्रणाली जो थी, जप्ती प्रणाली या दहशाला प्रणाली जो थी, उसका जनक भी माना जा सकता है इसको, ठीक है। अगला क्या है, टोडरमल के बाद अबुल फजल। अबुल फजल, अब ये अबुल फजल कौन है, इसने आईने अकबरी और अकबरनामा 2 किताबें लिखी, ठीक है, जिसमें अकबर के बारे में जिक्र है। कौन कौन सी किताबें लिखी बेटा, आईने अकबरी और अकबरनामा, अकबरनामा, ठीक है, ये इसने किताबें लिखी। इसके बाद आता है फैजी। फैजी, ये फैजी कौन था, इसका भाई अबुल फजल का, अबुल फजल का भाई, ठीक है। अब एक था मुल्ला दो प्याजा, ये भी बहुत समझदार व्यक्ति था, उसके प्रशासन में उसको सलाह दे देता था, ठीक है। तो ये कितने हो गए कुल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 को 1 रह गया है। एक इसमें से देखो कौन सा है, हकीम हुक्काम, इसका नाम है नोवे का हकीम हुक्काम। तो ये जितने भी नवरत्न थे, ये उस अकबर को उसके प्रशासन में
और उसकी जो व्यवस्था थी उसको सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने में जो था उनका साथ देते थे। ठीक है, इसलिए इसको इनके नवरत्नों में से माना जाता है। अब कुछ देख लेते हैं कि भाई अगला इसका जो कार्य है उसके अंतर्गत, जब ये 1560 में बैरम खां को तो भेज देता है, उसकी पत्नी से इसका विवाह हो जाता है। ठीक है, और आगे 1560 के बाद 1562 में दास प्रथा का अंत किया गया। ठीक है, 1563 के आसपास ये जो कछवाहा वंश के शासक थे उसकी ही थी जोधाबाई, जो उनकी पुत्री थी राजा भान सिंह की, भारमल की, उनकी पुत्री से इन्होंने विवाह किया था। यह इसको हरकाबाई भी कहते हैं, जोधाबाई। ठीक है, इनसे विवाह किया, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। तीर्थ यात्रा कर 1564 में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। अब तीर्थ यात्रा कौन करता था? हिंदू धर्म के लोग करते थे ना, तो अकबर से पहले के जो शासक थे वो क्या करते थे? तीर्थ यात्रा पर कर लगाते थे। ठीक है, इसके बाद जजिया कर भी पहले से चल रहा था, लेकिन जजिया कर होता क्या है कि जो गैर मुस्लिम जो व्यक्ति थे उन पर लगाया जाने वाला कर, जिसे क्या कहते थे? जजिया कर। तो 1564 में अकबर ने इसको समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1571 में फतेहपुर सीकरी, आगरा के नजदीक है ये फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, या एक अलग शहर बसाया था। फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था? अकबर ने, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये है कहां पर? आगरा के निकट है। पहले जो थी राजधानी आगरा थी, और फिर इसने क्या किया? किसको बना लिया? फतेहपुर सीकरी को ही राजधानी बना दिया। ठीक है, इसकी स्थापना की और उसको फिर राजधानी बना दिया 1571 में। 1573 में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। 1573 में बुलंद दरवाजा, ठीक है, और 1575 में इबादत खाने का निर्माण किया। इबादत खाने का निर्माण किया। ठीक है बेटा, तो ये जो इबादत खाना था ये क्या है कि जो मुस्लिम धर्म अनुयायी थे वो यहाँ पर इकट्ठे होते थे और अपने धर्म की बातें करते थे। ठीक है, उसको और बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाए, इस तरह की वो बातें करते थे। इबादत खाना। अगला जो है 1575 के बाद 1578 में 1578 में अकबर ने क्या किया कि सभी धर्मों के लिए इसको खोल दिया कि भाई सभी धर्म के लोग जो है वो यहाँ पर आकर जो बहस कह लो या तो फिर अपने अपने धर्म की अच्छी बातों का जिक्र करें। ठीक है, क्योंकि अकबर को इन सब में बहुत लगाव था धर्म से संबंधित। ठीक है, अगला इसमें देखो 1579 में ये सभी धर्मों के लिए खोला, सभी धर्मों को इसमें आने की इजाजत दे दी, और 1579 में उसने मजहर की स्थापना की। अब ये जो मजहर है ये क्या है कि भी जो शासक ने धर्म संबंधी जो बात कह दी ना वो पक्की है। ठीक है, वो मान्य होगी, राजा ने जो कहा वही न्याय उचित माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये अगला है
ये जो दहसाला बंदोबस्त था, मैंने आपको कहा था जब्त प्रणाली से संबंधित बात बताई थी, जब्त प्रणाली और दहसाला बंदोबस्त। ये बताई थी ना बेटा कि भाई जो 10 साल तक कितनी उपज आई है उस उपज के आधार पर 1/3 कर लिया जाएगा। इस तरीके का जो प्रणाली थी उसको कहते हैं, ये शुरू कब हुई थी? 1580 में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, अगला इसमें देखिए कि दीन इलाही की स्थापना 1582 में। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में। फिर इसने 1582 के बाद 1583 में, अगले ही साल, इलाही संवत शुरू किया। इलाही संवत, तो ये एग्जाम में आता है, इलाही संवत शुरू करने वाला शासक कौन था? तो ये आप बता पाएंगे कि कौन है? अकबर। ठीक है, इसके बाद 1783 के बाद इसने 1785 में जो राजधानी थी वो लाहौर को बना दिया, लाहौर में परिवर्तित कर दिया, और उसका जो अंतिम अभियान था, अंतिम जो अभियान था उसका, वो था 1601 में असीरगढ़ पर आक्रमण। कौन सा क्षेत्र? असीरगढ़। ये उसका अंतिम अभियान था। कौन सा? असीरगढ़ पर आक्रमण करना उसका अंतिम अभियान था। और फिर वो 1605 में क्या होती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। 1605 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसकी तीन जो थी इसकी बेगमें थी, कौन कौन थी? रुकैया बेगम, सलीमा बेगम। सलीमा बेगम मैंने आपको अभी बताया ना, सलीमा बेगम कौन थी? कौन थी वो? उस बैरम खान की जो पत्नी थी वो सलीमा बेगम। ठीक है, और एक थी जोधाबाई, या हरकाबाई कह लो इनको। ठीक है, ये तीन इनकी पत्नियां थी, और इनके बेटे का नाम क्या था? सलीम या जहांगीर। अकबर के बेटे का नाम क्या था? जहांगीर। अगला शासक कौन बना? जहांगीर बना। ठीक है, तो एक तो बेटा हुमायूं के समय से ही सतनामी आंदोलन, सतनामी विद्रोह, भक्ति आंदोलन, सूफी का, ये आपका अगली क्लास में होगा। इसके अलावा कुछ एक टॉपिक्स इसके रह गए हैं, वो मैं और एक बार देख लेती हूँ। इसने एक मनसबदारी जो मनसबदारी प्रथा थी वो भी शुरू की थी। मनसबदारी प्रथा क्या थी? मनसबदारी जो प्रथा होती है, मनसब का अर्थ क्या होता है? पद। मनसब का अर्थ क्या होता है बेटा? पद होता है। ठीक है, तो सैन्य व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा। ठीक है, तो मनसब का मतलब क्या हो गया? या तो पद हो गया, रैंक हो गया, या हो गया ओहदा। ठीक है, तीनों रूपों में ही क्या है? पद से संबंधित बात है कि किस पोस्ट पर वो व्यक्ति है। तो मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत जिस पोस्ट पर जो व्यक्ति है उसी के हिसाब से उसका वेतन निश्चित किया गया। ये इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को बताता है कि इसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो किस प्रकार से सुदृढ़ की थी। इसके अलावा इसने जो ये दाग प्रणाली, ये तो सल्तनत काल में भी थी। दाग प्रणाली क्या थी? कि घोड़ों के ऊपर दाग लगा दिया, ठीक है, और उससे उनकी क्या हो जाती थी? पहचान हो जाती थी। इसके अलावा इसने कुछ एक कार्य और भी किए थे, जैसे अकबर द्वारा किए गए कार्यों में बाल विवाह पर रोक।
ठीक है। बाल विवाह पर रोक लगा दी गई और कहा गया कि भाई एक निश्चित आयु, लड़के की 16, लड़की की 14, इस तरीके से करके और फिर विवाह हो सकता है। इससे पहले का विवाह बाल विवाह माना जाएगा, जिस पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा सती प्रथा, सती प्रथा पर भी रोक लगा दी। ठीक है। दास प्रथा पर भी रोक लगा दी, ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया। ठीक है। दास प्रथा प्रथा पर भी रोक लगा दी। विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। विधवा विवाह को इन्होंने प्रोत्साहित किया। ठीक है बेटा, तो ये कुछ एक ऐसे काम थे जो इसके द्वारा किए गए। ठीक है, ये था इसका जो अकबर के बारे में या मुगल काल के बारे में। तो इसी के साथ मुगल काल तो समाप्त हो जाता है, लेकिन इस दौरान जितने भी विद्रोह हुए थे या जो भी भक्ति या सूफी आंदोलन चल रहा था, उसके बारे में हरियाणा से और देश से संबंधित कुछ एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वो अगली क्लास में आपके होंगे। ठीक है बेटा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके। ठीक है, और मेहनत कीजिए। ठीक है बेटा।